नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दो तीन बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक, गुत्थियाँ मुझे लगता है बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, कितने मंत्री हो सकते हैं, मंत्रियों के लोग के प्रावधान क्या है, और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनके अधिकारों में क्या हायरार्की है। इन अधिकारों में ही हमको देखने को मिलेगा कि योगी सरकार ने इस बार कैसे पावर ज़्यादा मुख्यमंत्री सेंट्रिक कर दी है। यानी कि पिछली बार जो प्रैक्टिकल समस्याएं लोग कह रहे थे, उनके अलावा ये उम्मीद लगाई जा रही थी, जैसे मोदी जी ने जब 2.0 गुजरात शुरू किया था तो उन्होंने चढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, सेंट्रिक पावर, ज़्यादा पावर आना शुरू हो गया था और लोगों का विश्वास भी चूंकि मोदी जी के ऊपर ही था, इसलिए निर्णय में मोदी जी एक्सक्लूसिव भूमिका में आने लगे थे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी सरकार में आते ही जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वजह से रही होंगी, उनको दूर करते हुए इस बार उन्होंने ये किया। अब इसमें कानून की चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 75 जो केंद्र की सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, और आर्टिकल 164 यानी कि आर्टिकल 164 जो कि राज्य की सरकार बनाता है, राज्य में कितने मंत्री होंगे और कैसे मंत्री होंगे। तो आर्टिकल 75 केंद्र की सरकार के लिए और आर्टिकल 164 राज्य की सरकार के लिए है, और इनमें ये प्रावधान किया गया है। पहले क्या था कि 2003 से पहले, मैं अगर कहूँ 26 अप्रैल 2003 से पहले कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे। चूँकि 1989 के बाद केंद्र में सरकार कोई ऐसी नहीं बैठी जो कि मैं कहूँ कि सुदृढ़ सरकार थी या बहुमत की सरकार थी, तो नतीजा ये निकलता था कि बहुत सारी पार्टियों से मिलकर सरकारें बनती थी, और सरकारें बहुत सारी पार्टियों से जब मिलकर बनती थी तो जिसको एक व्यक्ति भी है उसको जोड़ना है तो वो कहता था मुझे मिनिस्टर बना दो। इस तरह मिनिस्टर्स कभी कभी इतने हो जाते थे कि मालूम पड़ा सरकार का सारा लोड मिनिस्टर होगा तो उसके सैलरी तो उतनी ही मिलेगी, लेकिन उसका प्रोटोकॉल बढ़ जाएगा, उसके ऊपर खर्चे बढ़ जाएंगे, उसकी गार्ड बढ़ जाएगी, और दुनिया भर के ऊपर के खर्चे आ जाते हैं जब मंत्री बनेगा। तो मंत्री आप कितने भी रख लीजिए। तो वाजपेयी सरकार ने 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 91वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, और जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 75 आर्टिकल 164 के तहत अगर यूनिलेटरल कोई असेंबली है, यानी कि केवल एक असेंबली है जिसको हम लोकसभा कहें या फिर राज्य में हम कहें कि ये विधानसभा है, तो फिर उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। टोटल मिनिस्टर मिनिमम 12 होने ही चाहिए, और जो छोटी छोटी स्टेट हैं जिनमें 32 विधायक हैं, किसी में 40, उनको 7 के बारे में कहा गया था कि मिनिमम 7 रखेंगे, और उसके ऊपर मतलब वो एडजस्टमेंट हो सकता है। तो फिर बात यहाँ पर आई थी कि योगी सरकार की और जहाँ पर डुअल असेंबली है, यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो दोनों की टोटल स्ट्रेंथ का 10%, यानी कि अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबरशिप को मिलाकर 10% से ज़्यादा की बड़ी कैबिनेट नहीं हो सकती, और मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती, और अगर केवल एक हाउस केवल लोकसभा लेंगे तो फिर उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। यही राज्यों में लागू है। यानी कि अब अगर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएँ हैं तो 403 विधानसभा सीटों के लिए उसका 15% यानी कि 60 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। योगी सरकार की खास बात यह है कि पिछली बार भी उन्होंने पूरे 60 मंत्री नहीं रखे थे। पिछली बार की कैबिनेट से, पिछली बार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इस बार चूंकि बढ़ाया है, लेकिन परिवर्तन क्या किया ये समझना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पिछली बार भी 2 थे, इस बार भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। पिछली बार जो टोटल कैबिनेट थी, जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं बार बार कैबिनेट कह रहा हूँ, ये गलत शब्द है, कैबिनेट अलग चीज़ होती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वर्ड का मतलब ये होता है कि पूरी उसमें चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार का मिनिस्टर हो या राज्य मंत्री हो, सब मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। पिछली वाली योगी जी की जो सरकार बनी थी उसमें टोटल 47 मेंबर्स थे, यानी कि 60 में से 13 कम 47 मेंबर्स थे। मुख्यमंत्री मिलाकर 25 कैबिनेट मंत्री थे, 9
इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री थे और 13 स्टेट मिनिस्टर थे। अब इनके पहले बंटवारों को समझ लेना चाहिए कि क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कोई अतिरिक्त प्रोटोकॉल मिलता है, क्या वो चीफ मिनिस्टर के बराबर ही होता है या उसको कोई अधिक अधिकार मिलते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर भी कैबिनेट मंत्री होता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कैबिनेट मंत्री होता है। केवल संविधान में जो प्रावधान है उसमें ये कहा गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर की ही रिकमेंडेशन होती है, यानी कि जो पावर मुख्य रूप से है वो चीफ मिनिस्टर के पास पावर है जो विधायक दल ने चुना है या जिसको शपथ दिलवाएगी। बाकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम की कोई पोस्ट हमारे संविधान में नहीं मेंशन की गई है, हम उसको कह भी नहीं सकते, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री तो होते ही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को केवल हम ये कहें कि उसका ओहदा बढ़ा दिया, चीफ मिनिस्टर के बाद नंबर 2 नंबर 3 की बात बता दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे बाकी कैबिनेट मिनिस्टर काम करते हैं वैसे ही ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी काम करते हैं। सैलरी वैलरी में भी कोई फ़र्क डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नहीं होता, उनके जो एडवांटेजेस हैं उसमें भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई फ़र्क नहीं होता, केवल उसका ओहदा बढ़ जाता है और चीफ मिनिस्टर जैसे पावर देना चाहे वैसे उसको एक्स्ट्रा कुछ मंत्रालय, कुछ चीज़ें, कुछ विशेष मंत्रालय दे देता है। तो ऐसे ये जो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं वो पिछले वाले केशव मौर्य तो रिपीट हो गए, लेकिन अब की बार ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। मुझे लगता है ये फैसला इसलिए लिया गया होगा क्योंकि वो इससे पहले लॉ मिनिस्टर थे और किसी भी सरकार में होम मिनिस्टर के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण इंटरनल मामलों को लेकर, स्टेट के मामलों को लेकर, केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट के मामलों को लेकर अगर होम मिनिस्टर के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोई व्यक्ति होता है तो वो लॉ मिनिस्टर होता है। और लॉ मिनिस्टर अगर मैं कहूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बराबर ही कुछ पावर रखता है तो गलत नहीं होगा, या उससे उसी कैटेगरी का होता है तो गलत नहीं होगा। इसलिए वो लॉ मिनिस्टर थे। लॉ मिनिस्टर को अगर यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है तो कैबिनेट का दर्जा लेते हुए वही प्रोटोकॉल, वही चीज़ें उसको मिलने वाली हैं और उसका ओहदा बढ़ा दिया। हम ये कहें कि एक लॉ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर उसका ओहदा बढ़ाया। दूसरी बात, अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो जो मिनिस्ट्रियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री का मतलब ये है कि वो निर्णय में पार्टिसिपेट करते हैं। चीफ मिनिस्टर की जो काउंसिल में जो मिनिस्टर निर्णय करेंगे उसमें कैबिनेट मिनिस्टर निर्णायक भूमिका में होते हैं। ये कैबिनेट मंत्रियों के अलग मंत्रालय होते हैं और उन मंत्रालयों के लिए कैबिनेट मंत्री ही रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात, तो एक बात समझ में आई कि कैबिनेट मंत्री मतलब कि वो एक पर्टिकुलर मंत्रालय जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं उसका वो एक्सक्लूसिव चीफ होता है और इसके लिए कुछ डिप्टी उसको दिए जाते हैं जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहते हैं, यानी कि राज्य मंत्री। याद रखिएगा, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के मातहत रखने, यानी कि उनके सहयोगी, सहायक, डिप्टी जो भी कह लीजिए उसकी तरह रखे जाते हैं। अब बात आती है स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट में तो कैबिनेट मंत्री तो नहीं होते, लेकिन कैबिनेट मंत्री से ही थोड़ी कम पावर रखते हैं, यानी कि स्टेट मिनिस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडिपेंडेंट चार्ज के स्टेट मिनिस्टर की होती है। और इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो पहले बहुत बड़े कैडर के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाने की बजाय सरकार उनको स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज बनाती है। अच्छे कैडर के, अच्छे होशियार लोग जिनको लगता है कि इनको कैबिनेट का काम देना चाहिए, लेकिन पहली बार में कैबिनेट न देकर इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बना लेते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रभार के जितने मिनिस्टर रहते हैं ये सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करते हैं। जो भी डिपार्टमेंट, जो मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखता है उसको वो स्वतंत्र प्रभार के माध्यम से चलाता है। तमाम तरह के डिपार्टमेंट उसको बांट देता है या मिनिस्ट्रियां बांट देता है। इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कैबिनेट मंत्री होता है और वो पूरी पावर अपने मंत्रालय के रखता है और उसके डिप्टी मिनिस्टर्स यानी कि स्टेट मंत्री, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को रिपोर्टिंग करते हैं, सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग नहीं करते। और कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करता है और जब निर्णय होता है तो कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठता है। लेकिन स्वतंत्र प्रभार मुख्यमंत्री को सीधी रिपोर्टिंग करता है और जब निर्णय होता है तो वो कैबिनेट के साथ नहीं बैठता है, यानी कि वो सीधा मुख्यमंत्री के संपर्क में होता है। अब फिर से समझ लीजिए, कैबिनेट मंत्री जो अपने डिपार्टमेंट का, अपने मंत्रालय का एक्सक्लूसिव हेड होता है, वो मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग भी करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस समय बैठती है उस समय निर्णायक भूमिका में भी होता है।
स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करता है, लेकिन ये कैबिनेट के निर्णय में शामिल नहीं होता, मुख्यमंत्री इसके बिहाफ पर बात करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैबिनेट मंत्री का जो राज्य मंत्री होता है वो कैबिनेट की बैठक में नहीं बैठता है, राज्य मंत्री सीधी रिपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर को करता है, कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जाती है, ये वो कैबिनेट को जाती है, और इंडिपेंडेंट प्रभार सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है और वहां से कैबिनेट के सामने बात रखी जाती है और ऐसे निर्णय होते हैं। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि चीफ मिनिस्टर जो संवैधानिक पोस्ट है, संविधान में जिसकी चर्चा की गई है, क्योंकि कहा गया है कि सरकार तो राज्यपाल की होती है लेकिन उसकी एड एंड एडवाइस के लिए उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है, चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर बाकी मंत्रियों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई अलग से संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर के डिस्क्रिप्शन पर है, और जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, पावर के समीकरण, इन सबको बैलेंस में रखते हुए बनाया जाता है। और इसी प्रकार कैबिनेट मंत्री के मातहत उनके सहायक राज्य मंत्री और चीफ मिनिस्टर के सहायक स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्जेस।